सुप्रभात। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। क्रिया है क्या, किसे कहते हैं? तो जो संस्कृत की मूल धातु है उसी के अंत में ना प्रत्यय लगाकर हम किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का। यानी मूल धातु के अंत में ना प्रत्यय जोड़ करके क्रिया का निर्माण किया जाता है। क्रिया है क्या, क्रिया की परिभाषा क्या है? तो जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए, यानी ऐसे शब्द जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या किस नाम से जानते हैं? क्रिया के नाम से। मतलब क्या हुआ? क्रिया का कार्य क्या है? किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने का। अब क्रिया के वैसे तो विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो है सकर्मक क्रिया और एक है अकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सकर्मक और अकर्मक। मतलब किसकी बात हो रही है? कर्म की। सकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है, यानी जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है वहां कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। यदि इसे और साधारण तरीके से समझने का प्रयास करें तो स का अर्थ होता है साथ, क्या? कर्म। यानी जिस वाक्य में, यही से परिभाषा बनाते हैं, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी स यानी साथ में, कर्म यानी कर्म, क्रिया यानी क्रिया। यानी जिस भी वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ में यदि कर्म है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे गीता पतंगे उड़ाती है। अब क्रिया की डेफिनेशन क्या पढ़ रहे हैं? यानी क्रिया के साथ में सकर्मक क्रिया की परिभाषा हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्रिया के साथ में किसका होना आवश्यक है? कर्म का। तो और कर्म क्या है? यानी हम जो भी कार्य करते हैं, अर्थात कर्ता जो भी कार्य करता है, हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाता है? कर्म। अर्थात आप जो भी कार्य करेंगे वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। तो यहाँ गीता पतंग उड़ाती है। अब यानी क्रिया क्या है यहाँ पे? उड़ना। तो उड़ाती है। अब गीता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पतंग उड़ाने का। तो यहाँ जो पतंग है वो क्या है? कर्म। यानी कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पतंग उड़ाने का। जैसा कि आप सभी भी उड़ा रहे होंगे, मकर संक्रांति है तो उसी प्रकार जैसे अब आप पतंग उड़ाने का कार्य कर रहे हैं तो पतंग जो उड़ा रहे हैं, किसको उड़ाने का कार्य कर रहे हैं? पतंग को। तो जो पतंग है वो क्या कहलाता है? कर्म। अर्थात कर्ता जो कार्य करता है या कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, गीता पौधे लगाती है। गीता पौधे लगाती है। यानी गीता पौधे लगाती है तो गीता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पौधे लगाने का। तो पौधा क्या हो गया? कर्म हो गया। यानी गीता कार्य कर रही है पौधे लगाने का, तो पौधा क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी प्रकार यानी सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ यानी क्रिया के साथ में हमेशा क्या पाया जाएगा? कर्म। यदि क्रिया के साथ में कर्म नहीं पाया जाएगा तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे अकर्मक की परिभाषा है, यानी जिस वाक्य में क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहां अकर्मक क्रिया होती है। अर्थात मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल सा साधारण सा यही हो गया कि यदि क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है तो क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। जैसे अगर शाब्दिक अर्थ के हिसाब से भी समझे, यानी नकारात्मक यानी नहीं,
कर्म यानी कर्म यानी क्रिया, यानी अगर इसके शाब्दिक अर्थ से देखें तो क्रिया के साथ में यदि वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म नहीं पाया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? कर्मक क्रिया कहलाती है। दोनों की परिभाषा सिंपल सी है, सीधा सा हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि यदि क्रिया के साथ में कर्म पाया जाता है तो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। और यदि क्रिया के साथ में कर्म नहीं पाया जाता है तो क्रिया क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखें, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, एक वाक्य है पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ क्रिया क्या है? उड़ना, और हमारा कर्ता क्या है? पक्षी। यहाँ वाक्य में कर्म नहीं है, और यदि कर्म नहीं है तो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक। अब इस सिंपल सी एक बात मन में हमारे उठती है कि हम पता कैसे करें कि कर्म है या नहीं है। जैसे एक वाक्य और लें, कर्मक क्रिया में, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अब ये वाक्य है, अब कर्ता मोहन है, दौड़ना क्रिया है, बीच में बहुत दो शब्द आ गए, बहुत तेज। अब तेज दौड़ रहा है तो अब यहाँ कर्म है या नहीं है? कर्ता कार्य तो कर रहा है दौड़ने का। यहाँ यह है, इसकी विशेषता बता रही है क्रिया की कि कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, इसलिए यहाँ कर्म नहीं है। और यदि सिंपल और साधारण तरीका देखें सकर्मक और अकर्मक क्रिया का पता करने का, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में ही हमारी जो क्रिया होगी, जैसे यहाँ उड़ाती है तो क्रिया से पूर्व अर्थात क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि वाक्य में से ही उत्तर की प्राप्ति हो जाती है तो वो जो उत्तर प्राप्त होगा वो सदैव क्या होगा? कर्म होगा। जैसे गीता पतंग उड़ाती है, क्या उड़ाती है? अब इसी वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति होनी चाहिए, पतंग, उत्तर प्राप्त हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या है? कर्म। गीता पौधे लगाती है, अब क्रिया क्या है हमारी? लगाना। तो इससे पूर्व क्या लगाकर प्रश्न करते हैं? क्या लगाती है? पौधे। तो पौधा जो प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है? कर्म। हालांकि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक तो होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक कर्मक, यदि वाक्य में एक कर्म पाया जाता है, जैसे कि दोनों वाक्यों में है एक एक कर्म है, तो कौन सी होगी? एक कर्म। और यदि वाक्य में एक से अधिक कर्म पाए जाते हैं, अर्थात दो कर्म पाए जाते हैं, तो क्रिया कौन सी होगी? द्विकर्म। जैसे एक एग्जाम्पल ले इसका हम, राम ने रावण को तीर मारा या तीर से मारा। राम ने रावण को तीर मारा, एक वाक्य है। अब हमारी क्रिया क्या है? मारना। हमारा नियम क्या कहता है कि क्रिया से पूर्व यानी क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि वाक्य में से ही उत्तर की प्राप्ति हो तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक। अब क्या मारा? तीर। तो ये जो तीर प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है? कर्म। और ये हमारा कर्म है, कौन सा कर्म है? मुख्य कर्म। क्रिया का एक नियम ये भी कहता है कि क्या तो लगाएंगे, यदि क्रिया से पूर्व साथ में किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर की प्राप्ति होती है तो वो भी क्या कहलाता है? कर्म।
क्या मारा? तीर मारा। किसको मारा? रावण को। तो ये रावण जो है वो भी क्या है? हमारा कर्ण है, जो क्या कहलाता है? गौण कर्ण। अब क्या लगाएं या किसको लगाएं? कर्म की प्राप्ति हो रही है, और यदि वाक्य में कर्म की प्राप्ति हो तो क्रिया सदैव भी क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। चाहे एक कर्म की प्राप्ति हो, चाहे दो कर्म की प्राप्ति हो, तो जहां वाक्य में कर्म पाया जाए क्रिया के साथ में, वहां क्या होगी? हमेशा ही सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया में देखते हैं, पक्षी उड़ते हैं। उड़ते हैं क्रिया से पूर्व क्या लगाकर पसंद करते हैं? क्या उड़ते हैं? कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, और यदि हो रहा है तो क्या हो रहा है? पक्षी उड़ते हैं। यदि हो भी रहा है तो क्या हो रहा है? पक्षी। और पक्षी क्या है? हमारा कर्ता। अब मैंने ऊपर कहा था कि वाक्य में क्रिया से पूर्व प्रश्न लगाकर क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति होती है तो कर्म होता है, लेकिन उत्तर यहाँ भी हो रहा है, क्या उड़ते हैं? पक्षी उड़ते हैं। लेकिन वाक्य में कर्ता और सर्वनाम के अलावा, क्योंकि कार्य करने का कार्य कौन करता है? कर्ता और सर्वनाम। तो कर्ता और सर्वनाम के अलावा यदि वाक्य में से कुछ भी उत्तर की प्राप्ति हो तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। यहाँ कर्ता प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये क्रिया क्या है? अकर्मक। मोहन बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? कोई उत्तर की प्राप्ति नहीं हो रही है वाक्य में से सीधे सीधे, तो ये क्रिया भी क्या कहलाएगी? अकर्मक। बहुत तेज दौड़, ये उत्तर प्राप्त होता है कैसे दौड़ता है, तो हमें कैसे से मतलब नहीं है, हमें क्या और किसको, ये दोनों लगाकर प्रश्न करना है। यदि इन दोनों से उत्तर की प्राप्ति वाक्य में से ही हो तो वो सदैव क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक। और यदि उत्तर की प्राप्ति नहीं हो तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। एक नियम और साथ में ये कहता है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है, यानी ऐसी क्रियाएं जो अपने आप हो, जिसे कर्ता नहीं करता, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब क्या गिरता है? पत्ता। उत्तर की प्राप्ति हुई। लेकिन जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है, अपने आप होती है, प्राकृतिक क्रियाएं होती है, वो सदैव ही क्या होती है? अकर्मक होती है, वो सकर्मक नहीं होती है। तो क्रिया को पहचानने के लिए हमें जो हमारी कोई भी वाक्य है उसमें जो क्रिया होगी उससे पहले क्या और किसको लगाकर हमें प्रश्न करना है। यदि वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति हो जाए तो सकर्मक है, और वाक्य में से उत्तर की प्राप्ति नहीं हो तो अकर्मक क्रिया होती है। अब तक हमने पढ़ा एक छोटा सा टॉपिक था कर्म के आधार पर कि क्रिया क्या है। तो जो मूल धातु होती है उसके अंत में ना प्रत्यय लगाकर हिंदी में हम किसका निर्माण करते हैं? क्रिया का, जिसकी परिभाषा क्या थी? जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? क्रिया। और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो। एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक का हमने पढ़ा नाम से ही, स यानी साथ, कर्म यानी कर्म, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म पाया जाता है वो क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक। और अकर्मक यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाती है? अकर्मक। हमने पढ़ा कि कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है या हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और कर्म की पहचान करने के लिए हमने पढ़ा कि कोई भी जो वाक्य है उसमें क्रिया से पूर्व क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर की प्राप्ति होती है वो हमेशा ही क्या होता है? कर्म। शर्त केवल इतनी सी है कि उत्तर के रूप में सर्वनाम और कर्ता की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, अर्थात सर्वनाम और कर्ता के अलावा यदि कुछ भी उत्तर प्राप्त हो वाक्य में से तो वो हमारा क्या होगा? कर्म होगा। एक चीज और पढ़ी कि जो प्राकृतिक क्रियाएं होती है, जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है, वो क्योंकि उसको कर्ता नहीं करता, वो स्वाभाविक रूप से होती है, इसलिए वो सदैव क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।